जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्लास 11 के सभी छात्र छात्राओं के लिए जो क्लास 11th का फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में, और जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में इंग्लिश स्कोर को रखा है। तो आज हम लोग जैक बोर्ड के द्वारा जो आप लोगों का मॉडल पेपर जारी किया गया है 2024-25 के बैच के लिए, उसको हम लोग जो है देखेंगे फुल सोल्यूशन के साथ, और कोशिश करेंगे आप लोगों को एक ही वीडियो में सारा क्वेश्चन को अच्छे से समझा दूँ ताकि आप लोगों को ज़रा सा भी एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। क्योंकि मॉडल पेपर से क्वेश्चन आप लोगों का बहुत सारा एग्ज़ाम में रिपीट होता है, तो एक बार इस वीडियोस को अच्छे से ज़रूर वॉच कीजिएगा। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक पैसेज मिलेगा। पैसेज जो है आपका द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के बारे में है। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के बारे में है। इस पैसेज को ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ना है। पढ़ने के बाद आप लोगों को क्या करना है, इसके पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देना है। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आएंगे क्योंकि क्वेश्चन आंसर आपका इंपॉर्टेंट होता है। पैसेज अगर सेम अगर आपके एग्ज़ाम में अगर मैच करेगा तो क्वेश्चन आंसर भी आपका सेम ही मैच करने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए। इस पहले सवाल में आपसे बोला गया है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट इन रेगुलेटिंग इन द अर्थ्स क्लाइमेट। इसके कहने का मतलब है पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने में अमेजॉन वर्षा वन का प्राथमिक भूमिका क्या है। ठीक है, ये इसका प्रश्न है। ऑप्शन आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। हम चारों ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आंसर बताएंगे क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट आंसर बताएंगे। इसका जो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। इट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन। इसका मतलब हो गया कि ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है ना। क्या कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है और ऑक्सीजन को क्या करता है, छोड़ता है, ऑक्सीजन को पैदा करता है, प्रोड्यूस करता है उसको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कह रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन एज ए थ्रेट टू द अमेजन रेन फॉरेस्ट। कहने का इसका तात्पर्य क्या है, निम्नलिखित में से किसे अमेजॉन वर्षा वन के लिए खतरे के रूप में उल्लेखित नहीं किया गया है। ठीक है, मास्टर समझ में आया, नॉट मेंशन, नॉट मेंशन, उसको मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, ये आपको बताने हैं। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ओवर पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। किसको नहीं किया गया, ओवर पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ को। ठीक है, यानी कि वन्य जीवों की अधिक संख्या। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है कि हाउ मच एरिया डज द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट कवर। कहने का तात्पर्य है कि अमेजॉन वर्षा वन कितने क्षेत्र में फैला हुआ है आपको बतानी है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आइए 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कहा गया आपसे कि बताइए व्हाट इज द ए कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन द अमेजन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो गया कि अमेजोन में वनों की कटाई का परिणाम क्या हुआ, है ना, उसके परिणाम क्या हुए ये आपको बताने हैं। ऑप्शंस देखिए, इसका यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस फिर से मिलते हैं। तो इट वीकेंस द फॉरेस्ट एबिलिटी टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके क्या परिणाम हुए ये आपको बतानी है। तो इसके जो परिणाम हो गए थे वो हो गए थे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता कमज़ोर हो गई इसकी, है ना। क्या हो गया, वीकेंस हो गया, यानी कि कमज़ोर हो गया इसकी क्या चीज़ का, एब्जॉर्ब करने का। क्या एब्जॉर्ब करने का, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना। बिल्कुल बात है भाई, पेड़ें जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है। अगर आप उसको काटोगे तो उसके एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है, जो उसकी ताकत होती है, वो क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कहा गया है आपसे कि वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। कहने का तात्पर्य है इसका कि अमेजॉन वर्षा वन की सुरक्षा करना क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपको बतानी है। तो देखिए इसका जो महत्वपूर्ण होगा, टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी एंड कॉम्बैक्ट क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि जैव विविधता को बनाए रखना और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ये जरूरी है। ऑप्शन नंबर बी, इसीलिए हम लोग इसका रक्षा करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आइए 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग एब्रीवेशंस इन नोट मेकिंग। ठीक है, कह रहा है कि नोट बनाने में
है ना। नोट्स मेकिंग, नोट्स बनाने में संक्षिप्तकरण का उपयोग करने की प्राथमिक लाभ क्या है। अब इसके प्राथमिक लाभ बनाना, संक्षिप्तकरण का प्राथमिक लाभ आपको बताना है कि फर्स्ट जो उसका जो हेल्प है वो क्या होता है। तो इट रिड्यूस द टाइम टेकन टू राइट द नोट। कहने का क्या मतलब हुआ, ये आपको इसे नोट्स लिखने में लगने में जो समय जो आपको लगता है ना, उसको जो है वो कम कर देता है। ठीक है, अगर आप इस टाइप से नोट्स बनाते हो तो। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं कि व्हेन राइटिंग ए समरी विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी ए अवॉइडेड। क्या मतलब हो, सारांश जो यहाँ पे आपको दिया जाता है लिखते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। आपको यहाँ पर क्या चीज़ नहीं करना चाहिए। इंक्लूडिंग अननेसेसरी डिटेल, यानी कि आपको उसमें कुछ ऐसा अननेसेसरी जो आवश्यकता नहीं है उसको भी आप उसमें घुसेड़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ों से उनको बचाना चाहिए, बचना चाहिए। ठीक है, नोट्स लिखते समय। इसके बाद देखिए, रीड दिस फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम ए पोएम केयरफुल्ली एंड आंसर क्वेश्चन नंबर्स जो है आपका 8 to 10, यानी कि पोएम से आपको यहाँ से क्वेश्चन आपको बोला है जवाब देने के लिए। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक हम लोग इसको पढ़ेंगे और फिर इसके आंसर को देखेंगे। क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज़ द प्राइमरी इमेज डिस्क्राइब द पोएम द लेबरनम टॉप। कहने का तात्पर्य कि द लेबरनम टॉप कविता में वर्णित प्रथम छवि जो है वो क्या था, वो आपको बतानी है। तो प्राथमिक छवि इसका क्या निकल कर आ रहा था, द लेबरनम ट्री ब्लूमिंग विथ येलो फ्लावर्स। ठीक है, क्या होता, येलो फ्लावर्स, यानी कि पीले फूलों से खिलता हुआ लेबरनम वृक्ष, यही इसका प्राथमिक इमेज बन करके आ रहा था इस कविता में। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कहा गया है कि व्हाट इफेक्ट डज द बर्ड हैव ऑन द लेबरनम ट्री इन द पोएम। कहने का तात्पर्य इसका, कविता में लेबरनम वृक्ष पर पक्षी का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, पक्षियों का क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको बतानी है। सही जवाब है इसका, इट एड्स लाइफ टू द स्टिलनेस ऑफ द ट्री। मतलब क्या हो गया इसका, कि शांति में इजाफा को जोड़ता है। ये क्या जोड़ता है इसको, शांति में इजाफा को। पेड़ पर अगर पक्षियाँ आती है तो शांति में इजाफा हो जाता है, शांति में बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि व्हाट वर्ड इन द पोएम सजेस्ट द सॉफ्ट मूवमेंट ऑफ द ट्री। ठीक है, कविता में कौन सा शब्द पेड़ की कोमल गति का सुझाव देता है। कौन सा शब्द, ऐसा कौन सा शब्द है जो सुझाव देता है। तो स्वाइंग है ना, स्वाइंग जो है ये इसका सुझाव देता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेन एंड द अर्थ एज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। कहने का तात्पर्य है इसका, ये कहना चाहता है कि वर्षा नामक उपन्यास में वर्णित वर्षा और पृथ्वी के बीच क्या संबंध है, यह आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शंस नंबर बी, द रेन प्रोवाइड्स लाइफ टू अर्थ। है ना, क्या हो जाएगा, वर्षा पृथ्वी को जीवन प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। कहा गया है कि हाउ डज द पोएट फील अबाउट द लॉस ऑफ चाइल्डहुड। कहने का तात्पर्य कि कवि बचपन के खोने पर कैसा महसूस करता है। बचपन जब उसका खो गया तो उसको अब कैसा महसूस होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्या लिखा है, ही रिग्रेट्स लॉसिंग द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड। मतलब उसे बचपन की मासूमियत खोने का अफसोस है। क्या खोने का अफसोस है, उसको बचपन की जो मासूमियत है उसको खोने का अफसोस है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। ये लोग क्वेश्चन को ना सटा देते हैं, कम से कम एक इंटर यहाँ पे स्पेस लगना चाहिए था। ठीक है, सब इक्के में घुसेड़ कर रख दिया है। चलिए हम लोग को क्या, हम लोग को पढ़ कर जाना है। ठीक है, व्हाट डज द पोएम फादर ऑफ सन हाईलाइट्स अबाउट फैमिली रिलेशनशिप। ठीक है, क्या कहना चाहता है, पिता और पुत्र तक कविता पारिवारिक रिश्तों के बारे में क्या बताती है। तो ये जो पारिवारिक रिश्तों के बारे में बताती है, ये बताती है द कॉन्फ्लिक्ट द कैन अराइज फ्रॉम जनरेशनल डिफरेंस। जनरेशनल डिफरेंस को बताता है। क्या बताता है, जनरेशनल डिफरेंस को बताता है ना। तो ये बताता है आपका पीढ़ीगत मतभेदों से उत्पन्न होने वाले जो संघर्ष जो उत्पन्न एराइज होता है, संघर्ष एराइज जो होता है डिफरेंस के कारण, वो उसको यहाँ पे बता रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 14 पे।
कह रहा है कि व्हाट इवेंट लेड द इमोशनल सेपरेशन बिटवीन द नरेटर एंड हिज ग्रैंड मदर। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, इतना सटा सटा के लिखा है तो पढ़ाने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, कहने का इसका तात्पर्य है किस घटना के कारण कथावाचक और उसके दादी के बीच में भावनात्मक अलगाव हुआ था। ठीक है, तो ये किस घटना के कारण हुआ था, तो द नरेटर्स डिपेचर फ्रॉम फॉरेन स्टडीज़, यानी कि जो नरेटर था वो जो है विदेश अध्ययन के लिए जब प्रस्थान करता है तो इसी घटना के कारण हुआ था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। देखिए, कह रहा है कि हु आर द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी वी आर नॉट अफेयर टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। कहने का क्या तात्पर्य है इसका, इसका कहना है कि इस कहानी में जो है इफ़ वी कैन में मुख्य पात्र कौन है आपको बताना है, यानी कि मेन कैरेक्टर किसका है। तो ये हो जाएगा आपका 2 यंग बॉयज़ एंड देयर पेरेंट्स, है ना, ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 यंग लड़के और उनके परिवार का। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि हाउ ओल्ड वाज किंग तुतनखामुन व्हेन ही बिकम फारो। ठीक है, क्या है भाई, फारो है ना, फारो। ये क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा छोटा छोटा है। तो यहाँ पर आप इसका कहने का मतलब है कि राजा तुतनखामुन जो था ना, जब फ़िरौन बना तो उसकी उस समय जो फ़ैरो यानी इसे फ़िरौन बोलते हैं हिंदी में, तो उस समय जो है इसकी उम्र क्या थी आपको बतानी है। तो उस समय जो इसकी उम्र थी 9 ईयर्स ओल्ड था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में। देखिए, कहा गया है आपके व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द आइलिंग प्लांट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। क्या कह रहा है ये आपसे, ये आपसे कहना चाहता है इसका जो सेंट्रल थीम है, ये जो है ना द अलाइनमेंट प्लांट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, ये जो चैप्टर है इसका जो सेंट्रल थीम है ये आपको बताना है इसका सेंट्रल थीम क्या है ना, इस कहानी का सेंट्रल थीम क्या है। तो इसका सेंट्रल थीम आपको बतानी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द इन्वायरमेंटल डिग्रेशंस एंड द रोल ऑफ द ग्रीन मूवमेंट इन द सेविंग द प्लानिट, है ना। ये इसका क्या था, सेंट्रल थीम था, पर्यावरण क्षरण और हरित आंदोलन का शासन। ठीक है, ये था इसका सेंट्रल थीम। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। फ्रॉम वेयर वाज द प्रोफेसर गेटोंडे ट्रैवलिंग टू। क्या नाम है भाई, गेटोंडे। ठीक है, देख लीजिएगा। तो इसका जो है इसका कहने वाला प्रोफेसर गेटोंडे। ठीक है, गेटोंडे कहाँ से यात्रा कर रहे थे ये आपको बतानी है। तो ये कहाँ से यात्रा कर रहे थे, तो ये जो यात्रा कर रहे थे ये कर रहे थे फ्रॉम पुणे टू बॉम्बे, फ्रॉम पुणे टू बॉम्बे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि व्हाट इज मेंट बाय कोरा। व्हाट इज मेंट बाय कोरा, कोरा से आपका क्या तात्पर्य है, कोरा क्या है, सीधी सिंपल सी बात है, आपसे पूछ रहा है कोरा क्या है। तो ये था आपका ऑप्शन नंबर सी, सर्क्यूमेम्बुलेशन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इसको हम लोग बोलते हैं परिक्रमा, इसका एक तरह से इसका मतलब होता है परिक्रमा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए कह रहा है आपसे कि व्हाट मिस्ट्री सराउंडिंग किंग टू डेथ इज स्टिल डिस्काउज्ड इन डिस्कवरिंग टूथ द सेगा कंटिन्यूस। क्या कह रहा है, इसका कहने का तात्पर्य हो सकता है कि क्विट टूथ की मौत से जुड़े किस रहस्य पर अभी भी डिस्कवरिंग टूथ में चर्चा की जाती है ना, किससे जुड़ी रहस्य पर। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, द एग्जैक्ट काउज ऑफ हिज डेथ विच रिमेन्स अनक्लियर डिस्पाइट इन्वेस्टिगेशंस। क्या मतलब हो गया इसका, उनकी मृत्यु का वास्तविक कारण जो जांच के बाद भी अस्पष्ट बना हुआ है, अस्पष्ट बना हुआ यानी कि क्लियर नहीं हो सका, उसके मौत का क्या कारण था, क्यों मरा, उसके बारे में स्पष्ट नहीं हुआ, यही जो है इसका चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 21 पे। कह रहा है कि हु आर द मेन कैरेक्टर इन द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। ये जो कहानी है इसका जो मेन कैरेक्टर आपको बताना है कि कौन है भाई। तो इसका जो मेन कैरेक्टर है वो हो जाएगा आपका आराम एंड मुराद, है ना, आराम एंड मुराद, आराम नहीं बोलेंगे आराम बोलेंगे, आराम एंड मुराद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 22 में। देखिए कह रहा है कि व्हाट डज द स्टोरी द एड्रेस एक्सप्लोर अबाउट पोस्ट वॉर तरुमा। ठीक है, कहने का इसका तात्पर्य है
कि कहानी द एड्रेस युद्धोत्तर आघात के बारे में क्या बताता है। ठीक है, ये कहानी क्या बताता है। तो इसमें जो बातें जो की जा रही है वो की जा रही है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द इमोशनल वेट ऑफ रिटर्निंग टू होम फिल्ड विथ पेनफुल मेमोरीज। ठीक है, पेनफुल मेमोरीज यानी दर्दनाक यादों से भरे घर में लौटने का भावनात्मक बोझ जो होता है वो इस कहानी में बताया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन मदर्स डे टू ऐड हामर टू द स्टोरी। आइए, इसके कहने का तात्पर्य है कि मदर्स डे में कहानी जो था आपका, कहानी जो कहा गया मदर्स डे में कहानी में हास्य जोड़ने के लिए इस लिटरेरी डिवाइस का अक्सर उपयोग किया जाता है। कौन से डिवाइस का उपयोग करते हैं वो आपको यहाँ पर बतानी है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका एरोनी, ऑप्शन नंबर ए। इसका एरोनी है ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 24 पे। कह रहा है कि हु इज़ सेंट्रल फिगर ऑफ द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। इसका जो आपका सेंट्रल फिगर बताना है आपको, मतलब केंद्रीय पात्र इसका कौन है आपको बताना है ना। तो ये हो जाएगा इम्तियाज़ अहमद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में। देखिए कह रहा है कि व्हाट मोरल दलाई लामा डज डॉक्टर अंद्रीव फेस इन बर्थ। ठीक है, बर्थ में डॉक्टर एंड्रयू को किस वैज्ञानिक दुविधा का सामना करना पड़ा था, है ना। दिलिमा है यहाँ पे। ठीक है, दलाई लामा नहीं, दिलिमा है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इतना अजीब अजीब क्वेश्चन यहाँ पे बना के दिया है, पता नहीं कैसे ये लोग सेट करता है क्वेश्चन। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 26 में, कह रहा है आपसे कि हाउ डज द पोएम द टेल ऑफ द मेलन सिटी रिफ्लेक्ट ऑन द नेचर ऑफ जस्टिस। कहने का तात्पर्य कविता में जो मेलन सिटी की जो कहानी आपको बताई गई है न्याय की दुर्दशा को किस प्रकार प्रतिबंधित करता है ये। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इट हाईलाइट्स हाउ जस्टिस कैन बी आर्बिट्रेरी एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्राइबल फैक्टर। क्या कहना चाहता है ये इसके आंसर में कि ये जो है हाईलाइट कर रहा है किसको, है ना। ये हाईलाइट करता है मनमानी, एक तरह से जो मनमानी ये लोग करते हैं ना प्रकृति के प्रति, वो उसको जो है मैं हाईलाइट कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 27 पे। इसमें कहा गया है कि इन नोट मेकिंग व्हाट डज की पॉइंट्स रेफर टू। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि नोट मेकिंग में जो की पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं ये बताइए। तो सही जवाब यहाँ पर है आपका ऑप्शन नंबर बी, है ना, मेन आइडियाज़ एंड सपोर्टिंग डिटेल, ऑप्शन नंबर बी होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड व्हिल राइटिंग समरी। ठीक है, राइटिंग समरी में हम लोग क्या चीज़ को जो है अवॉइड करना चाहिए आपको बतानी है। तो यहाँ पर जो हम लोग अवॉइड कर सकते हैं वो कर सकते हैं आपका इंक्लूडिंग अननेसेसरी डिटेल। ठीक है, यानी अननेसेसरी डिटेल को अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द इज़ एन अप्रोप्रिएट क्लोजिंग फॉर ए फॉर्मल लेटर, यानी कि फॉर्मल लेटर के लिए क्या जो यहाँ पर जो है उपयुक्त समापन हो सकता है। यानी कि समापन जो मैं लास्ट में नहीं हम लोग लेटर को ख़त्म करते हैं, तो वहाँ पर अगर आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो वहाँ पर आप फॉर्मल क्या होता है पता है, एक होता है फॉर्मल, एक होता है जो है और एक फॉर्मल होता है, एक अनफॉर्मल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मल के लिए तो आप लोग को पता है कि जो फॉर्मल होता है, जो ऑफिशियल लेटर होता है, उसमें लोग योर फेथफुल्ली लिखते हैं। ठीक है ना, उसके बाद आप अपना नाम दीजिएगा। ठीक है, बाकी सब इनफॉर्मल के लिए होता है। इनफॉर्मल किसको बोलते हैं, जो रिश्तेदार लोग वगैरह को लिखते हैं ना, उसको। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखते हैं विच ऑफ दीज शुड बी द फोकस इन ए नोट मेकिंग एक्सरसाइज। ठीक है, नोट बनाने के अभ्यास में इनमें से किस पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
आखिर हम किस चीज़ पर ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं ये आपको बताना है। तो आइडेंटिफाई एंड राइटिंग डाउन इसेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, मतलब क्या हो गया, आवश्यक जानकारी की पहचान करना और उसे लिखना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 पे आइए। इसमें कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट वे टू ऑर्गेनाइज नोट्स, ठीक है, नोट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए कौन सा तरीका जो यहाँ पर सही है आपको बतानी है। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यूजिंग हेडिंग। आप पहले हेडिंग दीजिए, फिर सब हेडिंग दीजिए एंड बुलेट पॉइंट्स आपको देना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 पे। देखिए कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नोट मेकिंग इन ए एकेडमिक सेटिंग, ठीक है, यानी कि शैक्षणिक परिवेश में नोट का निर्माण प्राथमिक उद्देश्य क्या है, यानी शैक्षणिक परिवेश में नोट्स निर्माण के लिए आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू ऑर्गेनाइज एंड रिमेंबर की पॉइंट्स ऑफ फ्यूचर यूज़, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भविष्य के उपयोग के लिए मुख्य बिंदुओं को व्यवस्थित करना चाहिए। किसके लिए बताइए, ये जो था आपका एकेडमिक है ना, एकेडमिक के लिए नोट्स बनाने में इस बात का ध्यान देना चाहिए आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 पे। कह रहा आपका व्हेन राइटिंग ए लेटर टू गवर्नमेंट ऑफिशियल विच फॉर्मेट शुड बी फॉलो, कहने का तात्पर्य आपका किसी सरकारी अधिकारी को पत्र लिखते समय किस प्रारूप का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि कौन सा ऐसा सरकारी अधिकारी को लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग बिजनेस लेटर फॉर्मेट आपको दिमाग में रखना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है 34 में। कह रहा है कि विच ऑफ दीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ गुड नोट, है ना, तो एक गुड नोट के लिए महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इसका क्लियरिटी एंड ब्रीविटी, स्पष्ट और संक्षिप्तता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया आपसे कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन ए रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो वाक्य रिपोर्टेड स्पीच में है आपको बतानी है। तो कौन सा वाक्य यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में आपको दिया गया है, तो सी टोल्ड मी डैट सी वाज बिजी, ये जो है आपका रिपोर्टेड स्पीच में आपको दिया गया है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ट्रांसफॉर्मेशन, इनडायरेक्ट स्पीच आपको यहाँ पे दे दिया गया है। अब इनडायरेक्ट आपको यहाँ पे ऑप्शन में से चुनना है। यहाँ पर जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो इसका इनडायरेक्ट क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ही सेड डैट ही कुड नॉट फाइंड हिज कीज, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 37 में। देखिए कह रहा है कि चूज द करेक्ट डिटरमाइंस डैश स्टूडेंट्स पास द एग्जाम, यहाँ पे इसमें से यहाँ पे क्या भराएगा आपको बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भराएगा आपका वो भराएगा ए फ्यू स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जाम, कुछ जो है बच्चे पास कर गए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस यूज टू प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन में हम लोग कौन सा इसको यूज करते हैं वो आपको बतानी है। तो इसमें हम लोग यूज करेंगे मैनी का, है ना, काउंटेबल नाउन है जिसको काउंट किया जाता है, वो प्लूरल है बहुत सारा, तो मैनी वर्ड हम लोग इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे, ठीक है। मच सीमित कर देता है, लिटिल सीमित कर देता है, एनी, तो यहाँ पे हम लोग मैनी वर्ड इस्तेमाल करेंगे। चूज द करेक्ट डिटरमिनर देयर इज दैट वेयर इन द ग्लास, यहाँ पे क्या होगा, सही वाला यूज़ करना है तो सम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना, सम वाटर इन द ग्लास। क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेंस इन एन इनकरेक्ट यूज ऑफ ए डिटर, यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट, यहाँ पर जो इस्तेमाल किया गया वो आपको दिखानी है यहाँ पर, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन एन इनकरेक्ट यूज ऑफ डिटरमाइनर, यहाँ पर जो है इनकरेक्ट को ढूंढना है, कौन सा डिटरमाइनर जो है इनकरेक्ट यूज ये लोग किया है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, 3 सही होगा 1 गलत होगा, यहाँ पर हम लोग इसको चुन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या चुनेंगे, देखिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे आपको गलत दिख गया, ठीक है। ही वांट्स ए एडवाइस ऑन हिज कैरियर, ये आपका गलत है, बाकी तीनों सही है। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों को, एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। इसके अलावा भी अगर आपको हिंदी में आप लोगों को और भी वीडियोस चाहिए, सॉरी इंग्लिश में अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने का कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।